नमस्कार, शुभ संध्या। मैं संजय शर्मा सक्सेस मंत्रा के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज से आपके एक नए दौर की शुरुआत होगी, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग एंट्री करेंगे ज्योग्राफी की क्लासेस के साथ। तो ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। और ज्योग्राफी मानविकी का अगर हम बात करें तो मानविकी का एक सबसे बेहतर सब्जेक्ट माना जाता है। और साइंस के हिसाब से, साइंस के दृष्टिकोण से भी जो है ये क्लासेस आपकी काफ़ी बेहतर होगी। यानी कि ज्योग्राफी की समझ के लिए धीरे धीरे करके आगे की बातें और भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ज्योग्राफी वही टीचर पढ़ा पाएगा जिसके पास एक साइंटिफिक अप्रोच होगा, और दूसरी चीज एक मानविकी का अच्छा नॉलेज हो। मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा दायरा है जहाँ पे मैथमेटिक्स, साइंस की भी भूमिका होती है, मैपिंग के माध्यम से भी भूमिका होती है, और कॉन्सेप्ट जहाँ पे आएगा उसकी भी जरूरत होगी, और कुछ थियरीज की भी जरूरत होगी। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच, एक एकीकृत नॉलेज, एक एकीकृत नॉलेज की जरूरत होती है। और कैसे पढ़ना है पहले हम इस चीज को डिसाइड करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के पेट के सिलेबस में जो आयोग की तरफ से, जो यूपी ट्रिपल एससी का जो आयोग है, उस आयोग की तरफ से क्या सिलेबस डिसाइड किया गया है, उस सिलेबस को पहले हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सिलेबस क्या दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी पेट की तरफ, उस बात को हम पहले मेंशन करेंगे। तो आपके सामने जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो आपके सामने स्क्रीन पे आज का जो सिलेबस है, सिलेबस आपके सामने क्या किया गया है, पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुषमा का भी स्वागत है आपका, अन्नू जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो ये चीजें हैं, सिलेबस पहले हम डिसाइड करें, फिर अपनी क्लास को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, बहुत बेहतर एक्सप्लेन करेंगे आपको। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों साथ साथ नहीं लेके चलेंगे, दोनों को हम सेपरेट करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे और इस पे कहिए। तो देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है आपका, पहले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो कह रहा है ज्योग्राफी का जो पहला पॉइंट हमें पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का और वर्ल्ड का, देख रहे हैं साफ साफ इन्होंने दे करके रखा है कि फिजिकल ज्योग्राफी भारत और विश्व का भौतिक भूगोल हमें पढ़ना है, पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है। और भौतिक भूगोल में जैसे आप देखिए, भौतिक भूगोल जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां पे सामान्य परिचय के बाद आप भौतिक भूगोल उसको देखिए, पहला वहां पे देखेंगे नदी और नदी घाटी। अब देखिए, रिवर सिस्टम हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है, पहला पॉइंट उसमें पढ़ना होता है। भौतिक भूगोल का पहला जो मेजर टॉपिक होता है भारत की प्रमुख नदियां, और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियां। अब देखिए, भारत की जब प्रमुख नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक को मैं ओपन कर रहा हूं, तो जब भारत की प्रमुख नदियों को आप डिस्कस करेंगे, टॉपिक को ओपन कर रहा हूं, जब भारत की प्रमुख नदियों को आप ओपन करेंगे तो अब देखिए, यहां से क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इन्होंने पहला टॉपिक दिया है नदी, तो नदी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम पढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन कहां कहां से आता है। तो रिवर, भारत की, उत्तर भारत की नदियों को हम डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट। मैं कल से, सोमवार से सारी चीजों को मैं और डिटेल में कराऊंगा आपको। उत्तर भारत की नदियों के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, उसको तीन पार्ट में, मेजर रूप से हम तीन पार्ट में बांटेंगे नदियों को। एक हम डिस्कस करेंगे जो सिंधु रिवर तंत्र है, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश और जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में हम क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। पहला रिवर सिस्टम का क्वेश्चन। दूसरा जो रिवर सिस्टम का जो क्वेश्चन बनता है, मैदानी क्षेत्र में जो बहने वाली जो नदियां हैं उत्तर भारत की, खास तौर से गंगा और यमुना नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम गंगा और यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा आप लोगों की जो यमुना की सहायक नदी है के बीएससी करी,
और फिर आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि जो यमुना गंगा की सहायक नदी है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, तो ये और फिर रामगंगा है। तो इन मुद्दों से भी क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रायः क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा। और पेट में एक बहुत बेहतरीन सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट हम नदियों के रूप में मैंने तोड़ा आपको। और तीसरा जो हमें पॉइंट हमको डिस्कस करना होता है ब्रह्मपुत्रा, जो पूर्वोत्तर की जो नदी सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि आप देखें कि मानसरोवर के पास से निकलती है और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, भारत में प्रवेश करेगी, फिर यह कैसे ब्रह्मपुत्रा का निर्माण करेगी, इन सभी मुद्दों पे हम क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो पॉइंट आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो ये 3 पार्ट हम नदी में हम लोग 3 पॉइंट हमें डिस्कस करना है भारत की नदियों में, उत्तर वाले भारत की नदियों में 3। फिर हम चलेंगे आपसे दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां गोदावरी हुआ, कावेरी हुआ, मांडवी हुआ, जुआरी हुआ, ऐसे तमाम सारी नदी हैं जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो 3 पार्ट और उसके बाद सहायक नदियों को डिस्कस करेंगे। तो अपने कॉपी पेन में पहले टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए। यूपी SSSC जो पेट का सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसमें पहला पार्ट आप नोट करिए, नदी तथा नदी घाटी। नदी घाटी अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, पहला पॉइंट नोट करिए नदी। और नदी में जो हमें पढ़ना है 3 पार्ट पढ़ना है। मेन रूप से हमें पढ़ना है सिंधु रिवर सिस्टम। लिख लीजिए कहीं पे, सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, पहला पॉइंट लिखिए। इसी पॉइंट फॉर्मेट में हम चलेंगे आपको, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र लिख लीजिए। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इतने पॉइंट्स को हम यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सिंधु नदी सिस्टम में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इतने पॉइंट्स को हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। पहला हमें पढ़ना है सिंधु रिवर सिस्टम, एकदम इत्मीनान से पढ़ाई करिए। दूसरा जो पॉइंट है आपको जो पढ़ना है सिंधु रिवर सिस्टम के बाद आपको जो दूसरा पढ़ना है गंगा रिवर सिस्टम। लिख लीजिए गंगा, यहीं पे लिख लीजिएगा यमुना नदी सिस्टम, नदी तंत्र। आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा गंगा एंड यमुना रिवर सिस्टम। लिख लीजिएगा गंगा एंड यमुना रिवर सिस्टम। क्लियर हो गया होगा। आगे मैं डिस्कस करूंगा गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, गंगोत्री से निकलेगी, फिर गंगा भगीरथी मिलेगी, फिर अलकनंदा, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कैसे नामकरण हुआ और गंगा कैसे भारत के क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में उसका उद्गम होता है, इन सभी मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे गंगा की वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, घाघरा है, सोन है, आप देखेंगे गंडक है, कोसी है। तो इन तमाम नदियों के बारे में भी हम क्या करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया होगा। फिर आगे हम देखेंगे यमुना। यमुना जो है बंदर पूंछ से निकलती है और फिर यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और फिर आप देखेंगे ये दिल्ली की जो पानी सप्लाई होती है वो आपको यहीं यमुना से ही सप्लाई होती है, आगरा के क्षेत्रों से होते हुए फिर यहीं इलाहाबाद में गंगा और यमुना का क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। तो और फिर यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं मैं बार बार बताता हूं, के BSc करी, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। तो इस नदियों के बारे में भी हम आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, जो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है, तीसरा जो है आपको पढ़ना है दक्षिण भारत। पहले तीसरा पॉइंट लिखिए जो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, लिख लीजिए पहला, तीसरा लिखिए ब्रह्मपुत्रा या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम तीसरा जो पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, ब्रह्मपुत्रा। आपको तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ब्रह्मपुत्रा कैसे मिलन करेगी यमुना से, कैसे बनेगी, कब वो जा करके ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाएगी, मेघना के नाम से, बराक नदी। तो काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उस बात को मैं सब कुछ आपको लिखा दूंगा। ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इन मुद्दों पे भी हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इत्मीनान के साथ तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्रा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आप लोग, गंगा यमुना नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। इसके अंदर एक पॉइंट और आपसे पूछा जाता है जो आपको पढ़ना है, चौथा आप लिखिए इसमें, दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां। अब देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में मेजर रूप से साउथ इंडियन रिवर जो है, साउथ इंडियन रिवर सिस्टम को भी हमें इसमें पढ़ना है। और दक्षिण भारत की नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कावेरी है, गोदावरी है, खास तौर से कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी लिख लीजिएगा। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। छोटी छोटी नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, मांडवी, जुआरी, रालोच। तो ये हमें पढ़ना है। मेन रूप से जो हमें इसमें पढ़ना है, जो सिस्टम है हमारा यहाँ पे, मेजर रूप से जो पार्ट है, उस पार्ट को हमें देखना है यहाँ पे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कावेरी, इसकी दक्षिण भारत की नदियों में हम कावेरी को डिस्कस करेंगे, फिर हम गोदावरी को डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम कृष्णा और महानदी रिवर सिस्टम को भी हम क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे। पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो छुटपिट होती है, छोटी छोटी नदियां होती हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, सहायक नदियां या अन्य नदियां। पांचवा पॉइंट लिख लीजिएगा, अन्य नदियां, अन्य सहायक नदियां। ये रहा आपका नदी सिस्टम से। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ताप्ती नदी, सतपुड़ा की पहाड़ी के पास से जब ताप्ती नदी है, वहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उस मुद्दों पे भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। ताप्ती हुआ, या गुजरात के क्षेत्र में देखेंगे लूनी नदी का नाम, लूनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लूनी, लूनी हो गया, ताप्ती हो गया, लिख लीजिएगा, लूनी हुआ या ताप्ती नदी हुआ। लूनी, लूनी नदी, ताप्ती नदी। और आप देखेंगे मांडवी नदी, मांडवी, जुआरी, रालोच। तो ऐसे छोटे छोटे, भीमा नदी के, भीमा नदी है, कोयना नदी है। तो इन सब छोटी छोटी नदियों के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। इधर आप आएंगे तो तीस्ता नदी भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तीस्ता रिवर से। और फिर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे श्योक रिवर को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना जो हमारा मेजर जो टॉपिक है वो है आपका भारत के भौतिक भूगोल का, नदी से कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, इस डायमेंशन से हमें पढ़ाई करना है। पॉइंट टू बी क्लियर। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। इतनी बातें आप लोग इत्मीनान से, प्यार से लिख लीजिए। ये सब आपके 24 कैरेट के आपके भविष्य को निर्धारित करने वाला डायग्राम है। एक एज ए प्रोफेशनल क्लास को अटेंड करने से पहले हमें डायग्राम क्लियर करना होता है कि हम आने वाले समय में हम किस वे में जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम सिलेबस के बियॉन्ड जा रहे हैं, सिलेबस के इतर जा रहे हैं, सिलेबस के उतर जा रहे हैं और हम लोग पढ़ाई को गलत दिशा में कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, अपने डायरेक्शन को डिसाइड करना जरूरी होता है। इसलिए आपको पहली क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में ले रहा हूं। क्या पढ़ना है, इतनी आप लोगों ने बातों को लिखा या नहीं लिखा, फिर बताइए, फिर मैं अगला टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जितने लोग लाइव हैं बताइए, बताइए। इतनी बातें आप लोगों ने लिख लिया कॉपी पेन से? इतनी बात अगर लिख लिए हो तो फिर मैं अगला पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूं। चलिए,
अगला पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता हूं। अब देखिए, और इन्होंने लिखा है भारत है, साथ ही साथ इन्होंने विश्व की नदियां भी दिया हुआ है। विश्व की भी नदियों को यहीं पे पढ़ लेंगे, हालांकि मैं अलग से उसको कराऊंगा। विश्व की नदियां आप देखेंगे अलग अलग, एशिया महाद्वीप की नदी, यूरोप महाद्वीप की नदी, अब आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की नदी। तो ऐसे आप दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, और फिर देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो जो अलग अलग महाद्वीप हैं, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, उस अलग अलग कॉन्टिनेंट के नदी को हम लोग क्या करेंगे, एक पास पढ़ लेंगे। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नदी हम भारत वाले को अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आप जाएंगे तो यूरोप महाद्वीप की नदियों को मैं एक बार आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप उस चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साउथ में कौन ऐसी नदी है जो कर्क रेखा, मकर रेखा को काटती है। इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लिम्पोपो नदी हुआ, या कांगो या जायरो नदी हुआ, या आप देखेंगे इस तरीके से तमाम सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप यहाँ पे जाएंगे अमेरिका वाले में, तो वहां से भी साउथ अमेरिका की नदियां हैं या दक्षिण अमेरिका की नदियां हैं। उसको मैं एक जगह आप लोगों को, विश्व की नदियों को एक जगह पूरा मैं एक बार आपको क्या करूंगा, पूरे वर्ल्ड का मैप लूंगा। मैप लेने के बाद एक एक कंटिनेंट के एक एक नदी सिस्टम को जो मुख्य रूप से जो पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, उसको आपको रिवर सिस्टम को मैं करा दूंगा। फिर उसी फॉर्मेट में मैं आपको नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको नोट्स दे दिया जाएगा। तो पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इतनी बातों को आप लोग, पहला टॉपिक आप देख लीजिए। अब दूसरा टॉपिक देखिए, इन्होंने दिया है, अभी इसको छोड़ दीजिए, रिसोर्सेज को छोड़ दीजिए। दूसरा टॉपिक इन्होंने दिया है पर्वत, पहाड़ी और हिमनद। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है। पर्वत से क्वेश्चन को दिया हुआ है। मेजर पार्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी का होता है, विश्व के तो प्रमुख पर्वत हम आपको कराएंगे ही। पहले भारत के पर्वत की हम बात करते हैं। अब भारत के पर्वत में जब हम डिस्कस करेंगे आपको, तो देखिए यहाँ पे भी हमें कैसे डायमेंशंस को पकड़ना है, इन बातों को भी हमें क्या करना है, समझना है। तो पहला पॉइंट लिखिए, हिमालय रिवर सिस्टम। जो हिमालय है, हिमालय नदी तंत्र। अब समझिए पहले इसको, बात को। जो हमें पर्वत मेन रूप से जो हमें पढ़ना होता है, वो होता है आपका जो है हिमालय नदी, तो हिमालय पर्वत। अगला पॉइंट लिखिए, हिमालय पर्वत। क्लियर हो गया होगा। पहला पार्ट जो हमें पढ़ना है, हिमालयन रेंज को हम डिस्कस करेंगे। हिमालयन माउंटेन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हिमालयन माउंटेन को हम क्या करेंगे, आपको पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कई तरीके से, हिमालय नदी का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय बना कैसे, इस बातों को भी हम चर्चा करेंगे। और हिमालय से फायदा क्या है, इन सभी मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे। 4-4, 5-5 पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, हिमालय कैसे बना, इस बातों पे भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हिमालय का विभाजन भी मैं आपको करवाऊंगा। जो सिडनी बुराट साहब ने जो हिमालय का जो विभाजन किया है, उस पॉइंट को भी हम आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या है। और फिर आप देखेंगे इधर नॉर्थ के जो उधर बोलते हैं पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र का जो हिमालय का जो पार्ट है, उस पार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो हिमालय जो हमें पढ़ना है, पहले समझिए हिमालय के टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालय क्या होता है, इस पॉइंट को मैं आपको डिस्कस करूंगा। लिख लीजिएगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में हमें पढ़ना है। काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन श्रेणियों के बारे में हम आपसे क्या करेंगे, इन श्रेणियों को लेकर के हम क्या करेंगे, रूबरू होंगे आपसे ट्रांस हिमालय के। फिर आता है हिमालय। फिर दूसरा जो इसका पार्ट आता है
वो होता है हिमालय का पार्ट। अब देखिए हिमालय में 3 पार्ट हमें पढ़ना है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। लिख लीजिएगा, बृहद हिमालय, दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे उसको बोलेंगे मध्य हिमालय, और फिर हम देखेंगे लघु हिमालय, उसको बोलते हैं बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। वैसे कर लीजिए, उसको शिवालिक लिख लीजिए, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसी को गिरिपदीय हिमालय कहते हैं। तो हिमालय को 3 पार्ट, और इधर आप ट्रांस हिमालय में हम इस पार्ट को हम क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप आइए इधर की तरफ। मेन जो पार्ट है आपका पूर्वोत्तर की पर्वत श्रेणियां, लिख लीजिए पूर्वोत्तर की पर्वत श्रेणियां। पूर्वोत्तर की पर्वत श्रेणियां, जैसे नागालैंड के क्षेत्रों में, मणिपुर के क्षेत्रों में, तो इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में डफला, मिरी, आबोर, मिसमी, नागटिवा पर्वत श्रेणी, इन बातों को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अर्थात पूर्वोत्तर की जो श्रेणियां है, डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी, उसको बोलते हैं डीएम एएम। इस बात को भी हम आपको क्या करेंगे, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। मणिपुर के क्षेत्रों में जो पर्वत श्रेणियां हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे असम के क्षेत्रों में कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं जो हिमालय का विस्तार है, आर्कानयोमा पर्वत श्रेणी, इन सभी बातों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका हिमालय का पर्वत। हिमालय का विस्तार कैसे है, पहला पॉइंट हम लोग पर्वत में हम लोग क्या करेंगे, पहला हमें जो पढ़ना है इस पार्ट को हम देखेंगे। दूसरा जो पर्वत हमें पढ़ना है, आप देखेंगे कि जब मध्य भारत के पास आएंगे आप लोग, तो आप सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां देखेंगे। तो सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणियां है, सतपुड़ा की अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं। तो सतपुड़ा रेंज को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे है, इस बातों को भी क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यहाँ पे पूरा ताप्ती नदी, कई सारी यहाँ से नदियां निकलती हैं, सोन नदी, अमरकंटक का पठार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी वाले टॉपिक को भी क्या करूंगा, मैं आपको यहाँ पर भी क्या करूंगा, इस बात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट आप लिखिए। इसके बाद तीसरा जो हमें पार्ट पढ़ना होगा, इसमें तीसरे पार्ट को जब हम बात करेंगे तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों को भी हम डिस्कस करेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियां हैं, उस बातों को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, आप देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है ये निरंतर है, और जो पूर्वी घाट है ये कटा फिटा है। और इसी पश्चिमी घाट से कई सारी नदियां उद्गमित होती है, चाहे गोदावरी हो, चाहे कावेरी हो, या आपकी कृष्णा हो। इस तरीके से जो नदियों का उद्गम है, तो कहने का मतलब दोनों ही अटैच है, रिवर और पर्वत दोनों ही पार्ट यहाँ पे अटैच है। इन मुद्दों को भी हम आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने डिस्कस किया। पर्वत में हमें कितने पार्ट को हमें डिस्कस किया, मैंने बताया हिमालयन रेंज को कैसे हम पढ़ना है,
दूसरा पार्ट मैंने आपको डिस्कस किया, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट आता है अरावली को, उस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कब है, कहां से कहां तक जाती है, पालनपुर से लेकर के जो दिल्ली रिज तक जाती है, लगभग 800 किलोमीटर की क्षेत्रों में, जो 800 किलोमीटर लंबी उसको बोलेंगे, 800 किलोमीटर लंबी है। और प्री कैम्ब्रियन युगीन में इसका निर्माण हुआ। इस बात से भी क्वेश्चन हम लोग का बार बार यहाँ से पूछा जाता है। और लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बात को हम समझेंगे कि अन्य पर्वत श्रेणियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। जो छोटी छोटी जो पर्वत होती हैं वहां से भी क्वेश्चन, जैसे सेवराय की पर्वत श्रेणी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस बात को भी हम डिस्कस करेंगे कि सेवराय की पर्वत श्रेणी, तमिलनाडु में आप लोग जाएंगे तो वहां पे मिलेगा। नीलगिरी की पर्वत श्रेणी भी आपसे कई बार पूछा जाता है। अजंता की पर्वत श्रेणियां भी आपसे कई बार पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कई बार आपसे, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, अन्य पर्वत श्रेणियां। देखिए, अन्य पर्वत श्रेणियां, अन्य पर्वत श्रेणियां, अदर पर्वत श्रेणियों के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही आपको पर्वत वाला पार्ट इतना आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, फिर बताइए। फिर मैं क्लास को आपको कंटिन्यू करता हूं। इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी आपकी, यहां तक स्पष्ट हुआ पर्वत में क्या क्या पढ़ना है, इतनी बातें आपको स्पष्ट हुई या नहीं हुई, लिख लीजिए। एक बार लिख लिए हो आप लोग तो फिर बताइए। मैं अपनी क्लास को फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करता हूं। चलिए, मैं आप इसको स्लाइड को बंद कर रहा हूं। क्लियर है? अगला पार्ट देखिए आप। अगला कह रहा है कि विश्व के पर्वत को भी हमें पढ़ना है। वैसे ही जैसे विश्व की नदियों को एक जगह मैं आपको कंपाइल करके दे दूंगा, वैसे विश्व के पर्वत को भी हम एक पूरा वर्ल्ड का मैप लेंगे और कंटिनेंट वाइज, जो महाद्वीप वाइज है, उस महाद्वीप वाइज हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। इस बात को भी हम लोग वर्ल्ड और इंडियन दोनों लेवल पे हम क्या कर लेंगे, टॉपिक को पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक चलिए क्या दिया है इन्होंने, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। इसको भी रोक दीजिए, दो टॉपिक मैंने रोका है, ये दो टॉपिक रोका हुआ है। अगला देखिए, अब अगला टॉपिक देखिए इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, वन वाले टॉपिक को भी रोकिए। अभी खनिज दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल। और आर्थिक भूगोल में इन्होंने साफ तौर पे लिखा है विशेषकर भारत के क्षेत्रों में। तो अब समझ में आ गया होगा कि आर्थिक भूगोल में जब हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में, आर्थिक भूगोल लिख लीजिए, आर्थिक भूगोल भारत का। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है भारत का आर्थिक भूगोल। सीधे सीधे लिखिए आप लोग, खनिज संसाधन, रिसोर्सेस। और देखिए, आर्थिक भूगोल के जब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, आर्थिक भूगोल से भी आजकल के जो ट्रेंड है, काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और वो आर्थिक भूगोल में बेसिक रूप से जो इन्होंने लिखा है, सीधे टॉपिक को इन्होंने लिखा है खनिज, खनिज और संसाधन इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है टॉपिक में। तो अब देखिए, खनिज और संसाधन की जब हम बात करेंगे तो कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आपको सारी डिटेल कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। टॉपिक कैसे होगा, अब देखिए, पहले डेप्थ को समझिए। इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोहे का भंडार, लोहा और मैग्नीशियम, लौह अयस्क कहां कहां से पाए जाते हैं, आयरन का जो ओर्स है या लोहे का जो भंडार है, ये कहां कहां से पाया जाता है। लौह भंडार पहला जो टॉपिक पढ़ना होता है, लोहे का भंडार हमें पढ़ना होता है। फिर हम देखेंगे मैग्नीशियम का भंडार, या मैग्नीज बोलेंगे उसको, मैग्नीज कहां कहां से पाया जाएगा, मैग्नीज कहां कहां से पाया जाएगा, लोहा कहां कहां से पाया जाएगा।
अब एक और क्वेश्चन अब तो पूछा जाता है, सीसा और जस्ता कहां से पाया जाएगा? सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता कहां कहां पे सीसा की खाने हैं, कहां कहां पे जावर की खान बहुत फेमस है आपका। और तो ये चीजें हैं। एल्युमिनियम नहीं पूछता है, बॉक्साइट पूछा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए बॉक्साइट, इसी में कहीं लिख लीजिएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, कहां कहां से बॉक्साइट पाए जाते हैं, मैग्नीशियम कहां से पाए जाते हैं, लोहा कहां से पाया जाता है, सीसा जस्ता कहां से पाया जाता है, बॉक्साइट कहां से पाया जाता है। एल्युमिनियम तो नहीं पूछता है, एल्युमिनियम के कौन कौन से अयस्क हैं। इन सभी मुद्दों को भी हम लोग क्या करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, फिर बताइए, फिर मैं आपको आगे की तरफ बढ़ूं इसमें। तो इतनी बातें बताइए आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर आप देखेंगे कोयला तांबा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोयला हो गया, कोयला की खाने कहां कहां पाई जाती हैं। तांबा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तांबा का कहां कहां पे भंडार पाया जाता है। कोयला लिख लीजिएगा, कोयले के भंडार को भी हम लोग पढ़ेंगे, तांबे के भंडार को भी पढ़ेंगे। और भारत में सोना कहां कहां से पाया जाता है और चांदी कहां कहां से पाया जाता है। लिख लीजिएगा, भारत में सोना का कहां कहां से भंडार पाया जाता है। और फिर अगला पॉइंट लिखिए, भारत में चांदी का कहां कहां से भंडार पाया जाता है। तो इतनी बातों को आप इत्मीनान से पूरे मैप के माध्यम से मैं एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस करूंगा, कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। एक ओपन मैप लेंगे, लोहे के भंडार कहां कहां से पाए जाते हैं, पूरा मैप लेकर आऊंगा वहां पे लोहे के भंडार, और आपको उसको पूरा फिगर के माध्यम से मैं दिखा दूंगा। और मेन एक टॉपिक में लोहे के भंडार को पढ़ा दूंगा, वहां पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद मैं आपको मैग्नीज के या मैग्नीशियम के भंडार कहां कहां से पाए जाते हैं उसको करा दूंगा। सीसा और जस्ता की एक एक पॉइंट आपको एक एक स्लाइड ज्योग्राफी के माध्यम से डिजिटल रूप से क्लासरूम को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला कह रहा है बॉक्साइट की खाने कहां कहां से पाई जाती हैं, इस बात को भी हम आपको डिस्कस करेंगे। लोहे कोयला अगला है टॉपिक, कोयले का भंडार कहां कहां से पाया जाता है, किन किन क्षेत्रों से पाया जाता है, रानीगंज से क्या पाया जाता है। तो इन मुद्दों को भी लेकर के हम डिस्कस करेंगे। फिर तांबा को मैं डिस्कस करूंगा, तांबा कहां से पाया जाता है, और सोना और चांदी। इतनी बात को डिस्कस करने के बाद आपको कुछ प्लेसेस पूछे जाते हैं। खनिज से जो जुड़ा हुआ भारत का जो आर्थिक भूगोल है, इस भारत के आर्थिक भूगोल में जो भारत का आर्थिक भूगोल है, आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण इन खनिज जो संसाधन है, खनिज संसाधन के स्थान पूछे जाते हैं कि कौन से खनिज कहां पे पाया जाता है। जैसे जावर की खान, रामपुर अगुचा की खान, ऐसे कई सारे क्वेश्चन। रानीगंज से क्या मिलता है, तातीपाका से क्या मिलता है। तो इन सब क्वेश्चंस को तमाम, कोडरमा की खान से क्या मिलता है, कोडरमा कहाँ पाया जाता है, तो ये चीजें, जयपुर में क्या पाया जाता है, उदयपुर के क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, सोना भारत में कहाँ पाया जाता है। तो मिलान करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे खनिज संसाधन तो हमें पढ़ना है अलग अलग, ये मैं आपको अलग अलग करा दूंगा मैप के माध्यम से, पूरा अलग अलग आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर मैं आपको खनिज संसाधन से जुड़ा हुआ जो प्लेस है, जो स्थान है, उस स्थान को भी हम क्या करेंगे, आपको मैं कवर करूंगा कि कौन कौन से स्थान जो हैं वो वहां पे क्या क्या पाया जाएगा। इन मुद्दों की भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और साफ तौर से इन्होंने लिखा है विशेषकर भारत के संदर्भ में। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो, स्पष्ट हो गया। अगला पार्ट मैं लेके चल रहा हूं आपको। आप देखिए, मैंने नदी ये टॉपिक डिस्कस कर दिया, ये भी डिस्कस कर दिया, खनिज वाले पार्ट को भी डिस्कस कर दिया। अब देखिए, कह रहा है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का मतलब सीधे सीधे हो गया
कि भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय को भी हम बखूबी आपको डिस्कस करूंगा। इन्होंने टॉपिक दे करके रखा है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, यानी कि भारत का राजनीतिक भूगोल। हेडिंग डालिए, भारत का राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिख लीजिएगा, भारत का राजनैतिक भूगोल। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। अब देखिए, यानी कहने का मतलब है कि भारत किस किस के साथ सीमा को साझा करता है। ये टॉपिक यहीं से स्टार्ट ही होता है। ज्योग्राफी वास्तव में स्टार्ट ही यहीं से करना चाहिए, लेकिन सिलेबस को इन्होंने कहीं से उठा करके कट एंड पेस्ट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, राजनीतिक भूगोल में जब हम बात करेंगे तो यहां से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश, पहला पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा, भारत और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। फिर छोटे छोटे भारत के जो कितने राज्य हैं, कितने यूटीज हैं, किस राज्य का राजधानी कहाँ पे है, किस यूटीज की राजधानी कहाँ पे है, इन मुद्दों को भी हम क्या करेंगे आपसे, इन मुद्दों पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो यहां पे जो है, इन मुद्दों पर भी हम क्या करेंगे आपसे चर्चा करेंगे कि जो भारत का जो राजनीतिक भूगोल है। और फिर हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। फिर आपको मैं डिस्कस करूंगा पेनिनसुलर एरिया में, तो यहां पे आप डिस्कस करेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश जो क्या करते हैं, सीमा को साझा करते हैं। यहां कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे मैकमोहन लाइन किसके साथ है, रेड क्लिफ लाइन किसके साथ है। तो सीमा का निर्धारण कैसे किया गया, राजनीतिक क्षेत्र के सीमा का जो निर्धारण किया गया, साझा करता है किस किस के साथ, इस बातों को भी हम क्या करेंगे आपसे, मैं इन मुद्दों पे भी हम क्या करूंगा आपसे चर्चा करूंगा कि भारत किस किस के साथ सीमा को क्या करता है, साझा करता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब फिर आप देखेंगे भारत के जो आप देखेंगे राज्य और यूटीज, राज्य और यूटीज और उसकी राजधानी को हम देख लेंगे, राजधानी कहां कहां पे है। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो राजनीतिक वाले पार्ट को लेंगे। और फिर आप देखिए इसके बाद पड़ोसी देश, राज्य और यूटीज और उसकी राजधानी कहां पे है। एक क्वेश्चन और यहां पे बनता है कि जो भारत की समुद्री जो सीमाएं हैं, किस किस के साथ, समुद्र के साथ जो लगे हुए जो राज्य हैं, खासतौर से जो समुद्र के साथ जो राज्य लगे हैं, समुद्र से जो जुड़े हुए राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं और कैसे सीमा रेखा को साझा करते हैं। इन मुद्दों को भी हम आपसे क्या करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे भारत का जो द्वीपीय जो क्षेत्र है, इस बात को भी हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार, अगला पॉइंट आप लिखिएगा इसमें राजनीतिक वाले पार्ट में, भारत का जो राजनीतिक भूगोल है इसमें लिखिएगा जो अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है और मालदीव का जो क्षेत्र है, यानी कि जो महाद्वीपीय जो क्षेत्र है उसको भी हम लेकर के चर्चा करेंगे कि महाद्वीपीय क्षेत्र क्या है, महाद्वीपीय क्षेत्र पे किसका क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स है। इस मुद्दों को भी हम क्या करेंगे आपसे यहाँ पे महाद्वीपीय यानी कि अंडमान निकोबार की हम चर्चा करेंगे। और फिर हम आपको यहाँ पे बताऊंगा मालदीव से जुड़े हुए पॉइंट को भी हम अगर पढ़ लेंगे तो यहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे समुद्र से जुड़े हुए राज्य, यूटीज, पड़ोसी, तो ये चीजें हमें देखना है। फिर दो क्वेश्चन और यहां से बहुत पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से जाती है। तो कर्क रेखा भी हमें पढ़ना है कि कर्क जो रेखा है ये
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां से कर्क जाती है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहीं पे, प्रधान मध्यांतर रेखा जिसको बोलते हैं, कहीं लिख लीजिएगा कि प्रधान जो मध्यांतर रेखा है, जो प्रधान मध्यांतर जो रेखा है, प्रधान मध्यांतर रेखा जहां से भारत का जो मानक समय जो जाता है, इस पॉइंट को भी हम चर्चा कर लें। तो अगर इतने डायमेंशंस को अगर आप कवर कर लेंगे, 6-7 पॉइंट को अगर आप कवर कर लेंगे, भारत के सबसे बड़े राज्य, छोटे राज्य, इन सभी मुद्दों को हम चर्चा कर लेंगे, तो भारत का राजनीतिक भूगोल से आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी बातें आपके सामने स्पष्ट होकर के चली आएंगी। इन डायमेंशंस को आप लोग लिख लीजिए, बहुत प्यार के साथ लिखिए, इत्मीनान के साथ लिखिए, यही आपकी लाइफ है, यही सब कुछ है। तो लिखिए, पड़ोसी राज्य और यूटी समुद्र से जुड़े हुए राज्य, और फिर मैंने आपको बताया महाद्वीपीय क्षेत्र, और फिर मैंने आपको बताया कर्क रेखा कौन सा है, और फिर प्रधान मध्यांतर रेखा कहां कहां से जाती है। इतनी बातें आपको समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं क्लास को अगले पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूं। बताइए, जितने लोग लाइव हैं, काफी बेहतर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस बात को आप बताइए। दीपक जी कह रहे हैं सही है, चलिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए अगला पॉइंट मैं लेकर चलता हूं। अब देखिए, नदी, पर्वत, खनिज, विश्व के राजनीतिक भूगोल को उसी डायमेंशंस में आगे की तरफ पढ़ लें। अब अगला जो है जलवायु, बहुत बढ़िया सॉलिड इन्होंने टॉपिक दिया है, जलवायु और मौसम। क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि भारतीय जो क्लाइमेट है, जो भारत का जो मानसून है, मानसून कैसे आता है। और खासतौर से यहां पे 2 तरीके से हमें पढ़ना है। जो दक्षिण पूर्वी मानसून है उसको, और पश्चिमी विक्षोभ, और अगला देखेंगे लौटती हुई मानसून। तो 3 टॉपिक हमें पढ़ना है जलवायु में। जलवायु का जो हमारा टॉपिक है, लिख लीजिए कहीं, जो जलवायु है हमारा, जो जलवायु का जो टॉपिक है, क्लाइमेट, भारत का जलवायु, इंडियन क्लाइमेट हमें पढ़ना है। और इंडियन क्लाइमेट में 3 तरीके से हमें मेजर रूप से पढ़ना होता है, और उस 3 डायमेंशंस को अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारा पूरा का जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला पार्ट लिखिए, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी, टॉपिक है आपका इंडियन क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी। भारत का जलवायु को हम डिस्कस करेंगे। दक्षिण पूर्वी मानसून, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी मानसून। दक्षिण पूर्वी मानसून, पहला पॉइंट हम यहां पे देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम आपको देखेंगे, दक्षिण पूर्वी मानसून के बाद दूसरा जो हम इसमें डायमेंशन हम देखेंगे वो होगा लौटती हुई मानसून। लौटती मानसून। और जो हम तीसरा टॉपिक देखेंगे यहां पे, दक्षिण पूर्वी मानसून के बाद
जो हमारा जो मेन जो टॉपिक होगा दक्षिण पूर्वी मानसून के बाद लौटती हुई मानसून, यही मानसून कैसे लौटेगा, इस बातों को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और फिर हम आपको देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ। जो ये पश्चिमी विक्षोभ है, देखेंगे भारत में ठंडी में जो बारिश होती है, ठंड के समय में जब गेहूं की फसल उगाई जाती है उस समय बारिश की परम आवश्यकता होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ ही उस समय बारिश भारत में उत्पन्न करती है। ठंड के समय में जो बारिश उत्पन्न होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ से कैसे हवाएं जो होती हैं चलती हैं और फिर वो कैसे भूमध्य सागर से वाटर को लेंगी और वाटर को लेने के बाद वो कैसे दूसरे जगह पर ले जाकर बारिश करेंगी, मैं आगे डिस्कस करूंगा बारिश के मैकेनिज्म को, क्योंकि बारिश के मैकेनिज्म को आपको पढ़ाना जरूरी होगा। उस बारिश के मैकेनिज्म को अगर आप क्लियर कर लेंगे और फिर मैं तब आपको 3 टॉपिक आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इन तीनों टॉपिक पे हम काम करेंगे तो भारत के जलवायु के टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतनी बातें आप लिख लीजिए कहीं कॉर्नर पॉइंट पे अपने, कि हमें भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, फुल डिटेल में कराऊंगा, कहीं किसी तरह से कोई समस्या नहीं आएगी आपको। अब देखिए, जब आप भारत के जलवायु को पढ़ लिया आपने, तो अब वहां पे हम जाएंगे, जलवायु को जब हम पढ़ लेंगे तो जिस तरीके से बारिश होगा उस तरह से जितना रेनफॉल होगा उस हिसाब से फसल होगा, कृषि होगा, उसी हिसाब से हमारे पास पेड़ और पौधे होंगे। तो जब इस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा वन पढ़ाएंगे, कैसे कैसे वन होते हैं। और जब बारिश आपका हो जाएगा तो उस हिसाब से जो होता है आपका कहाँ पे कितना रेनफॉल है, ज्यादा रेनफॉल है, हैवी रेनफॉल है, कम रेनफॉल है, देखेंगे आगे की तरफ कैसे कैसे जैसे जैसे ये जो मानसून आगे की तरफ बढ़ेगा बारिश ज्यादा करेगा, आगे की तरफ जा जाके कम करेगा, तो उसके पीछे हमारी जिम्मेदार कारक कौन है, पर्वत जिम्मेदार है, नदियां जिम्मेदार है। इन मुद्दों को भी हम क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो अर्थात वही क्या करेगा, वन को निर्धारित करेगा। यही टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी अगर आपका क्लियर हो गया तो ज्योग्राफी का हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इस टॉपिक के बाद आप देखेंगे कि जहां पे वन पाया जाएगा और जहां बारिश नहीं होगी वहां मरुस्थल पाया जाएगा। तो भारत में कहां मरुस्थलों का विकास होगा, विश्व में कहां मरुस्थलों का विकास होगा और कहां पे कैसी वन पाया जाएगा, इस मुद्दों को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भारत के संदर्भ में मरुस्थल, वन, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। उसी हिसाब से रेनफॉल होगा अर्थात आपका भूजल पाया जाएगा, ये भी आपके टॉपिक क्लियर हो गए। इन्होंने सेट करते समय उल्टा सीधा इन्होंने निकाल करके रखा हुआ है। टाइम जोन को मैंने क्लियर करा दिया, भारत के टाइम जोन को हम लोग ले लेंगे सामान्य परिचय के साथ। अगला टॉपिक जो इन्होंने दिया हुआ है वो अगला टॉपिक इनका है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। अब देखिए, अब इस समय का ये देखिए, कुछ इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी से लिया, कुछ इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी से लिया, कुछ पार्ट को इन्होंने इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से लिया, और कुछ पार्ट जो लास्ट पार्ट इन्होंने लिया हुआ है वो है आपका, इसको इन्वायरमेंट में भी ले सकते हैं हम लोग, वन और वन को, और यहाँ पे जनसंख्या से इन्होंने लिया हुआ है। तो माइग्रेशन की जो तो समस्या आप देखे होंगे कोरोना के बाद, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है, इन मुद्दों को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी में कैसे बढ़ता है, तो जो माल्थस का जो नियम है, इस माल्थस साहब के नियम को भी हम आपको डिस्कस करेंगे। जनसंख्या इन्होंने टॉपिक में दे रखा है, खासतौर से जो पेट का जो एग्जाम है ये लोग कॉपी पेस्ट ज्यादातर करते हैं, सिलेबस से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को। तो जनसंख्या पर्यावरण तो नहीं दिया हुआ है इन्होंने, वो भी कहीं ना कहीं दिए होंगे किसी न किसी पार्ट में। तो जो जनसंख्या से मेजर जो टॉपिक होते हैं, वो जनसंख्या, कहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या है, कहाँ पे एससी की जनसंख्या है, कहाँ पे एसटी की जनसंख्या है, इन मुद्दों पे भी हम क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। और सेकंड, जब आप देखेंगे कोरोना के बाद माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं,
जो लोग रोजगार के लिए घर छोड़ करके दिल्ली मुंबई से घर चले गए, उनका पूरा दिल्ली और मुंबई जाना एक मुश्किल सा बन गया है। जिनके रोजगार छूट गए, फिर रोजगार मिलने मुश्किल हो गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था की क्या हाल है ये सबको पता है। तो जनसंख्या भारत का एक बड़ा कारक बन रहा है हमारे विकास में। तो मैं बताते हैं, हम लोग बार बार हम लोग पढ़ाते समय बताते हैं कि जो जनसंख्या होती है या जो युवा वर्ग होता है, युवा एक संसाधन होता है और उसको यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया तब तो सही है, सही दिशा में आपने उसको यूटिलाइज किया। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो फिर युवा जो होता है वही जो एक रिसोर्स होता है आपका बेरोजगार हो जाता है। तो इन मुद्दों को लेकर के भी हम लोगों को टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। ये आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है। ये सिलेबस खास तौर से मैंने जो आपको डिस्कस किया, एक आपका ओवरव्यू मैंने आपको क्लियर किया। अब चलिए विश्व के भूगोल को थोड़ा एक बार और मैं आपको समअप करता हूं, क्योंकि इंडियन और वर्ल्ड को इन्होंने दोनों साथ साथ में लिखा है। एक बार मैं आपके डायमेंशन को और मैं ओपन करना चाहता हूं। जब आप वर्ल्ड के ज्योग्राफी को पढ़िए, इसको मैं सोचूंगा कि इसको मैं वो कर दूंगा, इसको हो सकता है कि मैं बोलूंगा सर से एक बार यूट्यूब पे करने के लिए, क्योंकि काफी बेहतर मैंने सारे डायमेंशंस को आपको क्लियर किया है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड के ज्योग्राफी को आप पढ़िए तो विश्व के भूगोल को देखिए। हालांकि मैंने डिस्कस किया है दोनों साथ साथ में, तो विश्व के भूगोल में भी हमें बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना है। विश्व का भूगोल, तो विश्व के भूगोल में हम भौतिक भूगोल को देख लेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे इन्होंने एक पार्ट दिया है राजनीतिक भूगोल। तो कंटिनेंट को आप देख करके जाइएगा, मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। राजनीतिक भूगोल, विश्व का राजनीतिक भूगोल, यानी कि जितने महाद्वीप हैं आप उसको देख करके जाइएगा। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो ये आपका आ जाएगा राजनीतिक भूगोल। कौन किसके साथ सीमा रेखा को साझा करता है, बाउंड्रीज किसके साथ साझा करता है और किस देश की राजधानी कहां से है। तो तमाम सारी संभावनाएं आपकी यहां से रहेंगी। तमाम सारी संभावनाएं आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाने का रहेगा। और राजनीतिक भूगोल के बाद इन्होंने यहां पे टॉपिक दे रखा था भौतिक भूगोल। अब देखिएगा कितना बेहतर तरीके से इन्होंने टॉपिक को दिया है, लेकिन अट्रेंडम तरीके से दिया है भौतिक भूगोल। और इसी भौतिक भूगोल में मैं आपको एक जगह नदी करा दूंगा, एक जगह आपको नदी करा दूंगा, फिर मैं आपको वहीं पे पर्वत करा दूंगा एक ही जगह। एक बार पूरे मैप को लेंगे और उसी मैप पे आपको एक जगह पूरे रिवर सिस्टम को दिखा देंगे और लिखा दूंगा। फिर आपको एक जगह मैं पूरे पर्वत को दिखा दूंगा, फिर वहीं पर्वत को आपको लिखा दूंगा। फिर एक छोटा सा इन्होंने दिया हुआ है वन। आप देखेंगे घास के मैदान, ग्रासलैंड्स पूछा जाता है। प्रेरीज कहाँ पाया जाएगा, पुष्टाज कहाँ पाया जाएगा, वेल्ड कहाँ पाया जाएगा, सवाना कहाँ पाया जाएगा। तो ये वन से क्वेश्चन ये बार बार पूछते हैं। जो वन है या ग्रासलैंड, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रासलैंड कहाँ कहाँ से है, इस बात को भी जो है क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा। ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। रिवर और माउंटेन, रिवर और माउंटेन और ग्रासलैंड। और यहां पे इन्होंने दिया हुआ मरुस्थल, डेजर्ट, सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, मरुस्थल बनता कैसे है, इन मुद्दों को भी यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। मरुस्थल को, डेजर्ट वाले पार्ट को भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये रहा आपका राजनीतिक भूगोल, ये रहा आपका भौतिक भूगोल। पार्ट को तोड़ना खेलिए, सीखिए। पहले पॉइंट आप तोड़ पा रहे हैं कि नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। अब देखिए जलवायु
विश्व के जलवायु, उसको वहीं पे देख लेंगे। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी को हम दोनों को एक साथ कंपाइल करके आपको करा देंगे, तो ये एक टॉपिक अलग हो जाएगा। ये रहा, यहीं पे आपको ये रहा हमारा तरीका, जो हम आपको जिस फॉर्मेट पे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल तो संडे है, जो मंडे से जो हम क्लास आपको फॉर्मेट पे जिस फॉर्मेट पे लेके चलेंगे वो हमारा तरीका यही होगा, और इसी डायरेक्शंस में हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो इतनी बातें, जो लोग भी लाइव हैं, सारी बातों को आप इत्मीनान के साथ ज्योग्राफी के टॉपिक को, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, इत्मीनान के साथ सभी लोग लिख लीजिएगा। ये ऐसे पार्ट हैं, ये ऐसे डायमेंशंस हैं जहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं, पूछे जाने की संभावनाएं जो होती है बार बार रहती हैं। तो इस बातों को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास को हम लोग जो है, मैं यहीं पे रोकूंगा अपनी क्लास को। फिर इसके बाद आपकी आगे की क्लासेस को हम लोग धीरे धीरे करके इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो ये बातें थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, जो भी चीज़ें हैं, और एकदम इत्मीनान के साथ पढ़ते जाइए। मैथमेटिक्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास आपको रेगुलर प्रोवाइड हो रही है। पॉलिटी लगभग खत्म के कगार पे है, मॉडर्न इंडिया खत्म हो चुका है। ज्योग्राफी तो एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ाया जा रहा है, कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। एक अच्छे परसेंटाइल के साथ पेट एग्जाम को क्रैक करिए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को, आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।